नमस्कार मित्रों। गुरु वंदना क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीरो से शिखर की ओर लेकर जाऊंगा। जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिंदी का पोर्शन आता है वहाँ यह वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो के अंतर्गत भाषा का स्वरूप, व्याकरण से संबंधित कुछ तथ्यों का समावेश है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो बात करते हैं आगे वीडियो की। सर्वप्रथम भाषा का परिभाषा क्या है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से ये भाषा आई, समझते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष्य धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति करना है। वाणी की अभिव्यक्ति से मतलब होता है मनुष्य जो भी बातें बोलता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मनुष्य के बीच भावों का विचार, मनुष्य के जो भाव होते हैं उन विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। दो मनुष्य हैं, दो मनुष्य के आपस में विचार मिल गए, आदान प्रदान कर लिया उन्होंने, वो क्या कहलाएगा, हमारा भाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी भाषा। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान हमारे हुए हैं, एक क्रोचे हुए हैं, एक बेंद्रे हुए हैं। दो विद्वान हमारे जो अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है मैं आपको बताता हूँ। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। व्यक्त ध्वनि क्या होती है, जो हम व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे बंदे से बोल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ये डेफिनेशन दी है क्रोचे ने दी है ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा है भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। यानी कि जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी हम एक दूसरे से संचार कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, वो क्या कहलाती है, भाषा के द्वारा ही करते हैं। किसी की इंग्लिश भाषा है, किसी की उर्दू भाषा है। अगर कोई दो व्यक्ति हैं पंजाबी में बात कर रहे हैं तो वो उनकी एक माध्यम हो गया। और है मराठी हुए, मराठी वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो उनका संचार है। तो कहने का मतलब ये है हर प्रदेश की अलग अलग भाषा है, अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा है। वो जिस भी भाषा के माध्यम से आपस में संचार करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप। अब भाषा कितने रूप की होती है, मात्र 3 प्रकार की होती है। पहला है बोली। बोली क्या है, बोली जो व्यक्ति साधारण रूप में अपने घरों में आने जाने में, बाहर जनता से, किसी भी व्यक्ति से बात करता है, वो क्या कहलाती है, हमारी बोली कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी बोली कहलाती है। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं, 650 बोलियां हैं। क्वेश्चन बन सकता है इससे, यहाँ से कितनी बोलियां भारत के अंदर अब तक हैं, तो आप लिख सकते हैं 650। 650 बोलियां हैं, आप बता सकते हैं। दूसरा होता है परिनिष्ठता भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है भाई, चलिए देखते हैं। परिनिष्ठ, चलिए इसमें कुछ और बोलियां हैं तो बोलियां देख लेते हैं पहले, कौन कौन सी बोलियां हमारे यहाँ पे प्रयोग होती हैं। पश्चिमी भाषा में जो बोलियां बोली जाती हैं, ब्रज है, बांगर है, ब्रज, बांगर, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, ये उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। इसमें प्रमुख कुछ शहर दे रखे हैं, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि बहुत सारे ज़िले हैं जो जहाँ की ये भाषाएं दे रखी हैं। कुछ पूर्वी भाषा है, पूर्वी हिंदी है। कुछ जगह पूर्वी हिंदी में क्या बोला जाता है, अवधी भाषा बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कुछ बिहारी भाषा है, भोजपुरी है, मगधी है, मैथिली है, अंगिया है। राजस्थान की है मारवाड़ी, मेवाती। अब इसमें मान लो आपसे पूछ ले बांगर कौन सी
भाषा है, कहाँ की भाषा है? तो आप देंगे पश्चिमी हिंदी है। कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी है। राजस्थानी मारवाड़ी कहाँ की है? राजस्थानी है। भोजपुरी कहाँ की है? बिहारी है। बघेली कहाँ की है? पूर्वी हिंदी है। तो ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे आता है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है भैया? ऐसी भाषा जिसे व्याकरण से निकाल दिया गया हो। ऐसी भाषा जिसे व्याकरण से निकाल दिया जाता है वो क्या कहलाती है? हमारी परिशिष्ट भाषा कहलाती है। परिशिष्ट का मतलब होता है त्याग। इसका मीन्स होता है त्यागना, किसी भी चीज़ को निकाल देना, त्याग कर देना उसका। बहुत समय पहले, लगभग आज से 200 साल पहले, 200 साल पहले लगभग क्या हुआ था? इस खड़ी बोली को, कौन सी बोली को? खड़ी बोली को बाहर कर दिया गया था। जो हमारी ये भाषा थी, इस खड़ी बोली को यहाँ से निकाल दिया गया था। तो कौन सी भाषा के अंतर्गत आ गई वो? अब परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत। कौन सी भाषा? परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत आई। कौन सी भाषा आई? हमारी खड़ी बोली आई। लगभग कितने साल पहले निकाला गया था? 200 साल पहले। कितने साल पहले? लगभग 200 साल पहले। अब अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, राष्ट्रभाषा क्या है भाई? किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा, यानी कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, जब बहुत सारे लोगों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आ जाती है। राष्ट्रभाषा वो कहलाने लगती है। अगली बात करते हैं। अब कहते हैं लिपि क्या है? संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं हमारी ऐसी हैं, हर देश में, प्रदेश में, जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो उन भाषाओं को बोलने के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण किया गया है। किनका? चिन्हों का निर्धारण। जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों के माध्यम से एक लिपि तैयार कर ली जाती है। क्या तैयार की जाती है? एक लिपि तैयार कर ली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उन चिन्हों के माध्यम से जब चेक कर लिया जाता है तो वो हो जाती है हमारी लिपि। क्या कहलाती है वो? हमारी लिपि कहलाती है। आगे देखते हैं। कुछ लिपियां हैं, यहाँ दी गई हैं कुछ लिपियां। इन लिपियों को समझ लेते हैं। हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन है, संस्कृत की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है। ये कुछ प्रमुख लिपियां दे रखी हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार पूछ लेता है कि पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे गुरुमुखी लिपि है। आपसे पूछ ले संस्कृत की कौन सी लिपि है, संस्कृत कौन सी लिपि से ली गई है, तो आप कह देंगे हिंदी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी रोमन लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि है। तो आप ये बता सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। कई बार पूछ लेता है वो आपसे उर्दू कौन सी लिपि है, तो आप कह देंगे फारसी की। अब आगे बात करेंगे। हमारे देश में हिंदी को ही राजभाषा माना गया है। जो हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा है? राजभाषा है। क्यों है? क्योंकि इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। कितने बहुत ही ऐसे लोग हैं, इंग्लिश भी हमारे यहाँ चलती है जबकि, लेकिन इंग्लिश को राजभाषा नहीं माना जाता। क्योंकि हर व्यक्ति देहात में, गांव में, आप शहरों में तो मान लेंगे कि चलो शहरों में तो आदमी इंग्लिश को बोल लेता है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है। आज भी शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 70% व्यक्ति ऐसे होंगे जो अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाएंगे, अंग्रेजी को नहीं बोल सकते। आज भी ऐसे होंगे। तो इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसको अपनाया गया था। हिंदी को 14 सितंबर के दिन अपनाया गया था, राजभाषा के रूप में माना गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर को मिला था। अब हर प्रदेश की अलग अलग राजभाषा है।
देख लेते हैं। कुछ प्रादेशिक भाषाएं हैं। पंजाब की पंजाबी, आंध्र प्रदेश की तेलुगी, महाराष्ट्र की मराठी, केरल की मलयालम, गोवा की कोंकणी, पश्चिम बंगाल बंगला, गुजरात गुजराती, उड़ीसा उड़िया, कर्नाटक कन्नड़, तमिलनाडु तमिल। ये कुछ प्रदेशों की राजभाषा है। अब जैसे पूछ ले आपसे, गोवा की क्या है, कोंकणी आप कह देंगे तुरंत। महाराष्ट्र की क्या है, मराठी कह देंगे तुरंत। केरल की क्या है, मलयालम कह देंगे। कुछ भी पूछ सकता है वो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा हमारे एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं और हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। अब पूछता है आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपीएससी में कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जिसके क्या नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। इसके टुकड़े नहीं होंगे भैया, जिसके टुकड़े नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ण कहलाएगा। जैसे छोटा, क्या इसका आप टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते। ई को क्या टुकड़ा नहीं कर सकते। छोटे ऊ का टुकड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते। का का टुकड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते। खा का टुकड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते। टुकड़ा किसका कर सकते हो, टुकड़ा कर सकते हो आप कम का। कम को का लिख दो प्लस माँ कर दो, यानी कि टुकड़ा हो गया। क्या, जिसका टुकड़ा नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण। यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ण कहलाएगा। अब आगे देख लेते हैं कुछ। अब वर्णमाला क्या है भाई, वर्णमाला कहलाता है क्रम, वर्णों के क्रम से लिखे हुए समूह को। यानी कि वर्णों का जो समूह होगा वो क्रमबद्ध में होना चाहिए, समूह होना चाहिए, क्रम से लिखा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्णमाला कहलाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्रम, वर्ण के क्रम से लिखे समूह को। यानी कि अब यहाँ पे का, खा, ग, घ, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। अभी इसी में हम क्या करें, का लिख दें भैया, यहाँ पे खा कर दिया, फिर घा कर दिया, फिर डा कर दिया, झा कर दिया। ये क्या होगा, ये क्या क्रमबद्ध हुआ, नहीं हुआ। तो ये हमारा वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आएगा। वर्णमाला के अंतर्गत वही आएगा जो क्रमबद्ध लिखा हो, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हो, क्रमबद्ध समूह लिखा हो, वो आपका वर्णमाला के अंतर्गत आता है। अब वर्णों के भेद कितने हैं, वर्ण के दो भेद हैं। नंबर 1 है स्वर, नंबर 2 है व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, क्वेश्चन बनता है हमारा, स्वर किसे कहते हैं। अब स्वर को देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि जैसे हमने इसमें ये कह सकते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से बोल जाए वो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्वर कहलाएगा। अब स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं, 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषा ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये कितने हो गए हमारे, 11 स्वर। कितने होते हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं जी। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है इसमें, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कितने स्वर होते हैं। एग्जाम में होगा आपका क्वेश्चन 11, 14, 16 या फिर 13। तो आप कितने पे टिक लगाएंगे, 11 को टिक कर देंगे। 11 स्वर होते हैं हमारे। आगे देखते हैं। अब आ जाती है बारी व्यंजन की। व्यंजन क्या है भाई, अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, यानी कि स्वर की इसे जरूरत पड़ेगी, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन होते कितने हैं भैया, व्यंजन होते हैं हमारे 39। व्यंजन कितने होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से होंगे व्यंजन। देखिए व्यंजन है आपका, इसमें कुछ वर्ग दे रखे होते हैं। का वर्ग होता है कंठ से, ये कंठ से होता है। चा वर्ग होता है तालु से, ये हो गया आपका तालु से।
तीसरा है टावर्ग। टावर्ग होता है आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी कि जीभ से, या फिर इसको मूर्धन्य भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य या फिर स्पर्श व्यंजन। जीभ से जो स्पर्श होगा वो स्पर्श व्यंजन भी कहलाता है। अब अगला है तावर्ग। तावर्ग होता है दंत से। ये कौन से हो गया? दंत से। अब हो गया अगर आपका पावर्ग। पावर्ग होता है आपका होठों से। पावर्ग किससे होता है आपका? होठ से। यह आपका होता है होठों से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे वो पूछता है कि कंठ से कौन कौन से वर्ड बोल सकते हैं। तो कंठ से देखो का, खा, गा, घा, ड़ा। अब पूछेगा वो तालु से कौन सा बोल सकते हो? चा, छा, जा, झा, हुआ। अब पूछेगा जीभ से। अब आप चेक करो कि जीभ आपकी टच हो रही है नहीं हो रही है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, वा है। ये देखो, आप देखो बोल के एक बार, ये ऊपर से तालु से स्पर्श हो रही है नहीं हो रही है। आगे है आपका तावर्ग। तावर्ग में दांत से। क्या हम इनके बिना बोल सकते हैं? ता, था, दा, धा, ना। देखो बिल्कुल टच होंगे आपके दांत, इसमें बिल्कुल बोलेंगे आपके। हम इसी तरीके चेक कर सकते हैं। अब होठ से देखो, अगर आपके होठ हटा दिए जाएं, क्या हम इनको बोल सकते हैं? पा, फा, वा, वाह, मा। क्या इन्हें हम बोल सकते हैं? अगर आपके होठ नहीं होंगे तो क्या हम बिना इन होठों के बोल सकते हैं इन वर्डों को? नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इसमें से एक ना एक जरूर आता है, पूछ लेता है कई बार। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? का, खा, गा, घाड़ा। फिर तालु से कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, हुआ। फिर मूर्धन्य से कौन से होते हैं, या फिर जीभ से स्पर्श करने वाले कौन से होते हैं? टाठा, डा, ढाणा। फिर दंत से कौन से होते हैं? ताथा, दाधा, ना। फिर होठों से कौन से होते हैं? पाफा, बाबा, मा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अच्छा, इसमें 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, लावा, या, रा, लावा, ये 4 अंतस्थ होते हैं। उस व्यंजन होते हैं तीनों सा आएंगे और फिर एक हा आएगा। शा, शा, शा और हा। अब संयुक्त व्यंजन कौन 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 से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और सा। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो 2 वर्डों से मिलके बनता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाता है। देखते हैं नीचे कौन से हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है इसमें 2 व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया था अभी आपको, 2 चीज़ों से बनेंगे ये, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। देखो अब इसमें उदाहरण भी दे रखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें का में हलंत है प्लस शा बराबर बनेगा आपका छा। छा से बना आपका क्षत्रिय, पक्षी और कक्षा। इसी तरीके से जा में हलंत है प्लस उआ, ये बन गया आपका ज्ञा। देखो ज्ञानी, यज्ञ और ज्ञान। इसी तरीके से ता प्लस रा, ये बनेगा आपका त्रा। त्रा से त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिकोण, त्रिभुवन, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हमारे बन सकते हैं। अब इसमें शा और रा, तो ये बन गया आपका श्रा। ये आपका क्या बन गया? श्रा बन गया। तो श्रम, श्रवण, श्रमिक, ये कुछ वर्ड हैं जो संयुक्त व्यंजन के द्वारा ही बनते हैं। यानी कि 2 व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल को क्या कहेंगे? हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं भाई? उच्छिष्ट वर्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, डा और ढा। अब ये क्वेश्चन बनता है इसमें से, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन वो वर्ड होते हैं जिनसे कभी भी कोई वर्ड शुरू नहीं होता है, सिर्फ 2 ही होते हैं, डा और ढा। अब अयोगवाह क्या है? अयोगवाह देखो, फिर अनुस्वर देखेंगे, फिर अनुनासिक भी देखेंगे, फिर विसर्ग देखेंगे। अयोगवाह 2 वर्ड होते हैं। जो वर्ड न स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 39। भाई का से लेके और ज्ञा तक कितना हो गया? 39 हो गया। छोटे आ से लेके
और औ तक कितना हो गया, 11 हो गया। इसी तरीके से जो बच गया यानी कि एक तो अंक से अंकुर बच गया और एक अंगा खाली बच गया भैया। ये कहते हैं भाई मुझे तो छोड़ गए तुम दोनों के दोनों हैं, अब तुम मुझे साथ ले लो, तो बोले नहीं, तुम्हारी जगह कहाँ पे है, अयोगवाह में है। तो इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, ना तो इन्हें स्वर में लिया गया ना ही व्यंजन में लिया गया, तो ये कहाँ कहलाएंगे, अयोगवाह कहलाएंगे। यानी कि 11 वर्ड वो निकाल दो, 39 ये निकाल दो, जो बचे 2 ये आप ले लो इन्हें। ठीक। अनुस्वर क्या होता है भाई, अनुस्वर में एक बिंदी लगा दी जाती है, इसके नीचे लाइन खींच दी जाती है, ये कहलाता है अनुस्वर का चिन्ह है। यानी कि जैसे अंग लिख दिया हमने, अंग। अब अंग में ये जो ऊपर बिंदी लगी है, यही क्या कहलाएगा, ये प्रतीक जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है, अनुस्वर का प्रतीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अनुनासिक क्या होता है भैया। अनुनासिक में जो हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं ऊपर, ये क्या कहलाता है, हमारा अनुनासिक कहलाता है। ये जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ये किसका चिन्ह है, अनुस्वर का, सॉरी अनुनासिक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है ये, अनुनासिक का। अनुस्वर का क्या चिन्ह है, अनुस्वर के ऊपर बिंदी लगा दो, एक नीचे लाइन खींच दो, ये अनुस्वर का चिन्ह हो गया। ये किसका चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह हो गया। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, एक अंगा हो गया, अंग के ऊपर बिंदी लगा के, एक अंग एक अंगा, 2 ये वर्ड हो गए, ये आपके अयोगवाह हो गए। अब विसर्ग क्या होता है, विसर्ग में किसी के भी पीछे अगर आप 2 बिंदा लगा दोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका विसर्ग कहलाएगा। ये जो दोनों निशान होते हैं ये कहलाते हैं आपके विसर्ग। ये जो चिन्ह होते हैं ये विसर्ग होते हैं। ये किसके भाव में आते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे दुख, दुख में लिख दिया, नमा, नमे में आ गया, प्रातः, प्रातः में आ गया, प्रातः में लिख दो इसको। ये आपके होते हैं।